हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। फिल्मी चीजें फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असली जिंदगी में नहीं। ये तो टाइम पास है, असली धंधा कुछ और ही है। एकदम सही। तुम्हें मार काट बहुत पसंद है, अब तुझे कैसे मारूं? कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इसके मरने पर मजा नहीं आया। तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा स्टार जो आज एक प्रोड्यूसर भी है, लेकिन उसने डायरेक्टर से लेकर टेलीविजन प्रेजेंटर, रेडियो जॉकी, डबिंग आर्टिस्ट, मतलब एक स्टार बनने से पहले उसने वो हर चीज की जो उसे उसके मंजिल तक ले जाए। एक ऐसा स्टार जिसे स्टार विद नो हेटर का टैग भी मिला, और उसने ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि पैन इंडिया में अपनी पहचान अपने दम पे बनाई। और सक्सेसफुल होने के बाद जब उसने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली तो उसमें उसने बड़े बड़े स्टार्स, डायरेक्टर्स के बजाय अपनी प्रोड्यूस्ड की हुई फिल्मों में हमेशा नए टैलेंट को मौका दिया, नए फिल्म मेकर्स, फ्रेश आइडियाज, इनोवेटिव कंटेंट को प्रायोरिटी दी, और उसने तेलुगु सिनेमा को एज अ रिटर्न गिफ्ट में बहुत कुछ दिया। उसके श्याम सिंगा रॉय, दशहरा, जर्सी, जेंटलमैन, ईगा, इन फिल्मों ने पैन इंडिया में भी अपनी पकड़ मजबूत की, और उसकी एक दो नहीं बल्कि काफी सारी फिल्मों ने हिंदी डब्ड में 100 मिलियन का मार्क भी क्रॉस किया। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में अब तक हमने आपको 25 प्लस स्टार्स की पूरी जर्नी बताई, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उन्हें दुनिया नेचुरल स्टार कह के बुलाती है, लेकिन उन्हें अपनी एक्टिंग में कुछ खास नजर नहीं आता और उन्हें तो एक्टर भी नहीं बनना। But I thought it's not practical for me to even think of acting because I don't look any like typical hero of Telugu cinema or. तो राइज ऑफ स्टार के इस 38 एपिसोड में हम नेचुरल स्टार नानी की इंटायर जर्नी के साथ साथ आपको उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे मक्खी से राजा मौली ने नानी को पैन इंडिया में पहचान दिलाई, लेकिन एक बार वो फिर से नानी को उससे भी 100 टाइम्स बड़ी कौन सी प्रोजेक्ट के लिए साइन कर चुके हैं, और नानी ने किस फिल्म में क्यों 40 डेज तक नहाया भी नहीं था, और एसएस राजा मौली के बाहुबली के किस सीन को नानी ने खुद डायरेक्ट किया था, और क्यों श्री रेड्डी ने नानी पे हैरेसमेंट के चार्जेस तक लगाए थे। इवन नानी प्रभास की तरह एक बहुत बड़े वाले फूडी भी हैं और उनके सेट्स पे बहुत सारा खाना भी मंगवाया जाता है। तो इस वीडियो के लिए हमें पिछले 6 महीने में जितेंद्र कुमार, टॉक्सिक गेमर 690, बांग्लादेश BD71 और आयुष यदुवंशी जैसे हमारे काफी सारे भाई ने कमेंट किया था कि तुम नेचुरल स्टार नानी पे कोई वीडियोस क्यों नहीं बनाते विद सम गुस्से वाला इमोजी। तो इतने टाइम के बाद नानी की राइज ऑफ स्टार की एक ऐसी वीडियो ला रहा हूँ जो आपको किसी भी पॉडकास्ट इंटरव्यू तो छोड़ो, आप नानी के कितने बड़े फैन क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा। आज तेलुगु तमिल इंडस्ट्री में काम कर चुका, ठीक ठाक हिंदी बोल लेने वाला, एक आउटसाइडर से सीधा हाईएस्ट पेड एक्टर और टॉलीवुड बन जाने वाले नेचुरल स्टार नानी या फिर नवीन बाबू घंटा एक बिल्कुल ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ उनके पापा राम बाबू का खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, तो उनकी माँ विजय लक्ष्मी एक फार्मिस्ट। फैमिली में लोग फिल्में एंजॉय करने के लिए देखते थे, लेकिन कभी भी किसी का भी मन फिल्मों में काम करने का नहीं था। लेकिन नानी के केस में चीजें थोड़ी अलग थी। सेंट अल्फोंसा हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग करने के बाद जब नानी नारायणा जूनियर कॉलेज जाते हैं, तब उनके अंदर का फिल्म का भूत उनके सर पे सवार हो जाता, लेकिन वो अनलाइक अपनी इंडस्ट्री यानी तेलुगु से भी ज्यादा तमिल इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस होते हैं, और जिस शख्स से वो इन्फ्लुएंस हुए होते हैं उनका नाम होता है तमिल डायरेक्टर मणिरत्नम। मणिरत्नम की फिल्में देखकर नानी सिनेमा के आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर। इवन 1992 में आई मणिरत्नम की फिल्में लाइक रोजा एंड थलपति को नानी ने अनलिमिटेड टाइम्स देखा होता है, इवन जब वो ये भी नहीं जानते होते कि इन फिल्मों को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया। जब बाद में उन्हें अपने कॉलेज डेज में मणिरत्नम के बारे में पता चलता है, तो यही चीज उन्हें इंस्पायर करती है सिनेमा को और भी नजदीक से जानने में। क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई होती है कि उन्होंने यहाँ तक सोचना स्टार्ट कर दिया होता है कि एक डायरेक्टर सोचता कैसे, फिल्म का एक सीन शॉट कैसे होता है। नानी ने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में बताया कि उनका पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था और वो अक्सर चीटिंग वगैरह भी किया करते थे, लेकिन उनके अंदर फिल्म डायरेक्टर बनने का जुनून काफी ज्यादा था, और यहीं से उन्होंने एक डायरेक्टर बनने की ठानी। लेकिन एक बिल्कुल ही 20-21 साल के लड़के को कोई क्यों ही काम देगा। तो नानी ने अपना दिमाग भिड़ाया और AndraWatch.com के अकॉर्डिंग नानी ने बताया कि अगर वो किसी तरह किसी डायरेक्टर के नजर में आ जाए तो शायद उन्हें एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल जाए। इसीलिए वो बापू के ऑफिस, ये वाले नहीं, तेलुगु डायरेक्टर बापू के ऑफिस के बाहर सुबह 9 बजे से जाकर बैठ जाते और कई बार शाम को 7 बजे तक वहीं वेट कर, और ऐसा उन्होंने लगभग 1.5 साल तक किया होता है। नानी कहते हैं कि इस टाइम पे मेरी तोंद निकली हुई होती है, लेकिन इस तरह रोज के दौड़ भाग की वजह से बिना किसी एक्सरसाइज के बाद भी मैं पतला हो गया, और आखिरकार मेरे से तंग आकर बापू सर ने मुझे उस फिल्म में काम करने का मौका भी दिया। नहीं, एडी का काम नहीं, मुझे क्लैप असिस्टेंट का काम मिला था इन 2005 में आई फिल्म राधा गोपालम। 2005 से 2007 तक नानी ने अल्लारी, बुलुडू, अस्त्रम एंड दी जैसी फिल्मों में एडी का काम किया होता है, और जब 2 साल तक घिसने के बाद उन्हें पहली बार 4000 रुपए एज एन एडी की फीस मिलती है, तो उन्हें लगता है कि आज तो इस 4000 से मैं आधा हैदराबाद खरीद सकता हूँ। When I was an assistant director, I remember my first salary when they gave it to me, it was 4,000 rupees. And then I remember it was all 100 rupees notes, so when I put it in my pocket, there was a bump on it. So when I was going back on the bike,
I could feel it. And I was feeling that I'm so rich, there's so much cash in my pocket, and I can remember how excited I was, how I wanted to buy half of the Hyderabad with that $4,000. काम तो मिल रहा था लेकिन पहचान नहीं मिल पा रही थी। तो इस टाइम पे नानी ने अपना गुजारा करने के लिए बहुत सारे ऑड जॉब्स भी किए, जिसमें रेडियो जॉकी का जॉब भी शामिल था। 2 से 4 के बीच में नानी का एक शो आया करता है, इज नॉन स्टॉप नानी, जहाँ पर नानी एज अ रेडियो जॉकी 1 साल तक काम करते हैं। लेकिन ये काम भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता, तो बहुत सारे एड्स वगैरह भी किया करते हैं। उसी टाइम पे फेमस डायरेक्टर मोहन कृष्णन की नजर नानी पे पड़ी और उन्होंने नानी को अपनी फिल्म आस्था चम्मा ऑफर की, और 2008 में नानी ने इस फिल्म से डेब्यू भी किया। अब वैसे तो ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी, लेकिन नानी को उस फिल्म से पहचान मिली। Tiffy.com वालों ने तो यहाँ तक लिखा कि नानी हैज अ गुड स्क्रीन प्रेजेंस, ही हैज गुड इमोशंस एंड ही डांसेस वेल। उसके बाद 2009 से लेकर 2010 तक नानी की 2-3 फिल्में आती हैं, लाइक राइड, तेनी थूडा, भीमली कबाडी जाटू, जिसमें से 2 हिट तो एक फ्लॉप भी साबित होती है। लेकिन 2011 में एक फिल्म आती है अला मोदलेने दी। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया होता है और नानी के साथ नित्या मेनन ने इस फिल्म में काम किया होता है। 4 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 15 करोड़ का कलेक्शन करती है और इसे नंदी सिमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। और फिल्मी कंपेनियन वालों ने इसे 25 ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ डिकेड भी बताया होता है। अला मोदलाइंदी की सक्सेस नानी के लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म साबित होती है और यही फिल्म उनके लिए काफी सारे दूसरे फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स का पोर्टल भी खोल देती है। अगर आपको ये फिल्म हिंदी में देखनी है तो आप यूट्यूब में हिंदी डब प्रेजेंट है एज दिल बेचारा ब्रेकअप का मारा। 2011 में भी नानी ने तमिल सिनेमा में भी एंट्री ली होती है एज वेपम से। मतलब शुरुआत से ही उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के बाहर जाकर भी काम करना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म फ्लॉप साबित होती है। एक तरफ रोमांटिक कॉमेडी तो दूसरी तरफ पिल्ला जमींदार जैसे ड्रामा। मतलब 2011 तक नानी खुद को बॉय नेक्स्ट डोर टाइप एक्टर एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं। ऑडियंस भी कई बार यही कहती है कि जब ये एक्टिंग करता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसे किसी कैरेक्टर को हम पहले से ही जानते हैं और ये हर रोल में फिट बैठ जाता है। 2011 में जहां नानी ने तेलुगु में अपनी पहचान बनाई होती है, तो 2012 में उन्हें सीधा पैन इंडिया स्टार बनने का मौका भी मिलता है। जब राजा मौली खुद नानी को अपनी फिल्म ईगा यानी मक्खी में कास्ट करने की सोचते हैं, तो पहले तो नानी को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर राजा मौली खुद उनसे जाके मुलाकात करते हैं, तो नानी एक ही बार में बिना सोच विचार किए इस फिल्म के लिए हाँ कह देते। मतलब एक ऐसी फिल्म जिसका लीड हीरो कुछ सीन्स के बाद ही मारा जाता है और मक्खी बन जाता है। अब समझ रहे हो, मतलब पूरी स्क्रीन प्रेजेंस ही खत्म कर दी जाती है। लेकिन राजा मौली की वजह से नानी ये फिल्म एक्सेप्ट करते हैं और होता वही है जो होना चाहिए, फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और ये फिल्म 130 करोड़ का कलेक्शन करती है। नानी को पैन इंडिया में पहचान मिलती है। 2 नेशनल अवार्ड के अलावा फिल्म पर अवार्ड्स की बारिश होती है और फिल्म 43 अवार्ड्स जीत के ले जाती है। सिर्फ 30 मिनट की स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से नानी अब पैन इंडिया के ऑलमोस्ट पैन वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए होते हैं। उन्हें नॉर्थ इंडिया, दुबई, चेन्नई, कोची, बेंगलोर हर जगह पहचान मिली होती है। इस फिल्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ये बता देती है कि नानी जैसा एक्टर स्मॉल स्क्रीन प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ के जा सकता है। अभी रिसेंटली आई हिट द 3rd केस तक नानी की कोई भी दूसरी फिल्म ईगा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। इवन नानी ने ईगा के लिए यहाँ तक कहा था कि अगर ये फिल्म आज रिलीज हुई होती तो वो राजा मौली की बाकी दूसरी फिल्मों का रिकॉर्ड इजिली तोड़ देती। इसलिए वो ईगा का सीक्वल के लिए राजा मौली के पास भी जाते हैं, लेकिन स्टोरी ना होने की वजह से तब ये आइडिया ड्रॉप कर दिया जाता है। बट शायद फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट पे काम भी स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ईगा का सीक्वल आए ना आए, राजा मौली ने नानी को ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में साइन किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो 2012 भी वो ईयर होता है जब नानी ने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद अंजना येलावर्ती से शादी कर ली होती है। अंजना नानी से तब मिलती है जब वो रेडियो जॉकी होते हैं। उनकी फैमिली भी पहले इस शादी के लिए बिल्कुल ही अगेंस्ट होती है, लेकिन बाद में नानी ने उन्हें भी मना लिया होता है। देखो फिल्मों को लेकर हर स्टार एक्टर की अलग अप्रोच होती है। कोई स्टोरी खुद पढ़ता है, कोई डायरेक्टर को एंटायर स्क्रिप्ट सुनाने को कहता है और कोई तो अपनी फिल्म की स्टोरी खुद सुनता भी नहीं, उसके लिए भी लोग हायर कर लेता है। लेकिन नानी के केस में चीजें इस तरह से नहीं होती। वो फिल्मों को हमेशा ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एज एन ऑडियंस अगर उन्हें फिल्म की स्टोरी एक्साइटिंग लगती है तो ही वो फिल्म साइन करते हैं। We always in cinema we talk like audience are some separate entity. The moment we think we are cinema and they are audience, I think that is when we lose that connection with them. And I try to preserve that because that's what made me come in cinema. That's what made me love cinema, and how I can never not look at myself as audience. So yeah, that is what makes me choose films. ईगा के बाद 2014 में नानी की कोई और फिल्म नहीं आती, लेकिन 2013 में नानी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं खुद एक फिल्म को प्रोड्यूस करने की, और वो फिल्म होती है दी फॉर द्रौपदी। और इस फिल्म को आज के फेमस डुओ जिन्होंने फैमिली मैन और फर्जी जैसी सीरीज दी है, यानी कि राज एंड डीके ने भी को प्रोड्यूस किया होता है। हाइस्ट कॉमेडी के जॉनर में तेलुगु ऑडियंस के लिए एक बिल्कुल ही नई फिल्म होती है। हाइस्ट कॉमेडी का मतलब आप जैसे कि कोई चोरी करने जा रहा है उस पर कॉमेडी हो जाती है, जैसे कि SRK की हैप्पी न्यू ईयर वाली फिल्म। मतलब एक बैंक के अंदर 20 लोग घुस जाते हैं,
उसके बाद जो धमा चौकड़ी मचती है ये फिल्म उसी पे फोकस करती है। देखो फिल्म कुछ खास कलेक्शन नहीं करती, लेकिन नानी के खुद के नैरेशन, स्लैपस्टिक कॉमेडी, क्वर्की सटाइकल ह्यूमर, ये चीजें ऑडियंस को बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस कराती है। 2014 एंड 15 में नानी की 3-4 फिल्में आती है, लाइक आहा कल्याणम जो कि हिंदी वाली बैंड बाजा बारात की रीमेक होती है। तो आज कल्कि जैसी 1000 करोड़ वाली फिल्म देने वाले डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ 2015 में नानी की एक फिल्म आती है, ये वाटे सुब्रमण्यम, हिंदी में बोले तो ये है जिंदगी। और यही फिल्म नाग अश्विन की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म भी होती है। इस फिल्म में नानी के साथ विजय देवराकोंडा भी होते हैं। 3 करोड़ की ये फिल्म 18 करोड़ का कलेक्शन करके हिट साबित होती है। और हिमालयास में 41 डेज की शूटिंग की वजह से नानी ने इस फिल्म में 40 दिनों में शायद 3-4 बार ही नहाया भी होता है। और इसी साल यानी कि 2015 में वो फिल्म भी आती है जिस फिल्म से नानी को नेचुरल स्टार नानी कह के बुलाया जाता है, और उस फिल्म का नाम होता है बल्ले बल्ले मगडी बॉय। डायरेक्टर मारुति जो कि आज प्रभास के साथ द राजा साहब कर रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया होता है। और मारुति ही पहली बार नानी को नेचुरल स्टार नानी कह के भी बुलाते हैं। फिल्म पोस्टर्स पर भी छाप दिया जाता है। अब देखो वैसे तो आप में से काफी लोग कहोगे कि उन्हें ये नाम तो डायरेक्टर समुद्रीकर्णी ने दिया, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने नानी को नेचुरल एक्टर कहा था, लेकिन नेचुरल स्टार का टैग उन्हें डायरेक्टर मारुति नहीं दिया था। और मारुति के दिए हुए इस नेचुरल स्टार के टाइटल को पब्लिक और क्रिटिक्स प्रजाति ने भी हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनबीटेबल परफॉर्मेंस ऑफ नानी। मणि रत्नम से इंस्पायर्ड नानी 2015 में सक्सेसफुल होने के बाद मणि रत्नम की ही फिल्म ओ कडाल कनमनी को फ्री में तेलुगु में डब किए होते, क्योंकि उनके आइडल मणि रत्नम ने खुद उनसे रिक्वेस्ट जो की होती है। 2016 से 2018 तक नानी की लगभग 10 फिल्में आती है, और यही उनके करियर का सबसे प्राइम टाइम होता है, जब उन्होंने कृष्णा गडी, वीरा प्रेमा गढ़ा, जेंटलमैन, मंजू, निन्नू कोरी, मिडिल क्लास, अब्बाई, गैंग लीडर जैसी हिट सुपरहिट के अलावा निन्नू लोकल, जर्सी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी तेलुगु सिनेमा में दी होती है। और काफी लोगों का विश्वास ही नहीं होता कि इतनी जल्दी 8-10 साल में एक आउटसाइडर इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। और ये वही फिल्में होती हैं जिसमें नानी आर्ट के साथ कॉमर्स की एंगेजमेंट कराते हैं और अपनी वर्सेटैलिटी भी प्रूव करते हैं, जैसे कि जेंटलमैन में IIM ग्रेजुएट या बिजनेसमैन का डबल रोल हो, या फिर निन्नू कोरी में डॉक्टर का अवतार, या फिर 170 मिलियन व्यूज ऑन हिंदी डब्ड वाली मिडिल क्लास बॉय। लेकिन जर्सी जैसी फिल्म ने ऑडियंस को अंदर से झकझोर के रख दिया होता है। देवराकोंडा के अर्जुन रेड्डी को एज ए कबीर सिंह छापने के बाद शाहिद तेलुगु की जर्सी को भी छापने निकलते हैं। जैसा उन्होंने कबीर सिंह में किया था सेम डायरेक्टर के साथ काम करना, ठीक वैसा ही इस फिल्म में भी उन्होंने सेम डायरेक्टर गौतम तिन्नौरी को फिल्म डायरेक्ट करने का जिम्मा दिया होता है, जिन्होंने नानी वाली ओरिजिनल जर्सी को भी डायरेक्ट किया था। लेकिन शायद ये भूल गए होते हैं कि नेचुरल स्टार नानी ने अगर कोई फिल्म कर दी तो फिर उस लेवल की परफॉर्मेंस को बीट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने भी लिखा होता है कि ये फिल्म जैसे नानी के लिए ही बनी थी। उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की ही कहा, इसे एक्टिंग थोड़ी ना कहते हैं, उन्होंने अर्जुन के कैरेक्टर को जिया है। और 2017 में आई बाहुबली 2 के कुछ सीन्स को भी नानी ने खुद ही डायरेक्ट किया होता है। एक तरफ नानी इस तरह की माइंड ब्लोइंग फिल्में ला रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने 2018 में ही खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर ली होती है एज वॉल पोस्टर सिनेमा, जहाँ उनका मकसद अपनी प्रोडक्शन कंपनी से पैसे कमाने से ज्यादा असली फिल्में बनाना होता है। मतलब कुछ ऐसी फिल्में जिसे शायद ही कोई दूसरा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करे। और यही सिनेमा के लिए उनका प्यार उनके अंदर के आर्टिस्ट को भी दिखाता है। 2018 में ही नानी के प्रोडक्शन से एक फिल्म आती है AWE, एक बिल्कुल ही यूनिक नैरेटिव एंड जॉनर बेंडिंग फिल्म, जो लीनियर ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन को फॉलो ना करके एक ही फिल्म में काफी सारी स्टोरीज को ऐड किया जाता है, जहाँ सारे कैरेक्टर एक दूसरे से अवेयर नहीं होते, लेकिन क्लाइमैक्स इन सबको ऐसे जोड़ता है कि ऑडियंस भौचक्का रह जाती है। और अपनी प्रोडक्शन कंपनी में नानी हमेशा नए नए टैलेंट, फ्रेश आइडियाज और फिल्म मेकर्स को चांस देते हैं। नानी ने खुद कहा होता है कि विद गुड कंटेंट अ सॉलिड डायरेक्टर कैन मेक अ फिल्म विदाउट अ सुपरस्टार। नानी से भी नेपोटिज्म के सवाल पे पूछा गया होता है कि आपके साथ भी तो भेदभाव हुआ ही होगा। इवन अभी रिसेंटली राज सावानी के पॉडकास्ट पे भी उनसे यही सवाल पूछा जाता है, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट वे में इसका आंसर देते हैं। होप, डार्क में भी होप रहना चाहिए। सक्सेस होगा बोल के कॉन्फिडेंस भी नहीं है मुझे, मगर पता है सक्सेस होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी फिल्म्स में ही रहूँगा। लाइक मैं भी ट्राई करते रहूँगा, हाँ, छोड़ा वो असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करते रहूँगा या किसी और जॉब करूँगा मेंटेनेंस के लिए या बस गाड़ी चलाने के लिए। मगर मुझे भी पता नहीं कि मैं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। हाँ, मुझे भी पता नहीं है, मगर पता है कि यही काम करना है। लेकिन 2018 में नानी का एक ऐसा एक्सीडेंट भी होता है जिससे वो मरते मरते बचते हैं। फिर 2020 से लेकर आज 2025 तक नानी की अगेन 8 फिल्में आती हैं, जिसमें से श्याम सिंगा रॉय, एंटे सुंदरानी की, दशहरा, हाय नन्ना, सारीपोदा शनिवारम और अब हिट 3 जैसी फिल्में, जिसमें से श्याम सिंगा रॉय जो कि एक बंगाली और हैदराबादी की पुनर्जन्म की कहानी होती है। फिल्म का यूनिक कॉन्सेप्ट और नानी की एक्टिंग की वजह से ये फिल्म भी अच्छा खासा कलेक्शन करती है। हाय नन्ना से जहाँ उन्हें फिर से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है, तो वही सारीपोदा शनिवारम और दशहरा जैसी एक्शन
एक्शन पैक्ड फिल्मों से नानी अपने आप को मास हीरो भी स्टैब्लिश करते हैं और मास अपील वाली फिल्में देकर अपनी फीस भी बढ़ा लेते हैं। जहाँ कभी उन्हें 10 करोड़ की फीस मिल रही होती है तो दशहरा के बाद नानी की फीस 30 to 40 करोड़ तक बढ़ जाती है। देखो नानी ने अनलाइक अदर तेलुगु स्टार हिंदी फिल्में करने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि वो हिंदी फिल्में करेंगे लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग अगर उन्हें स्क्रिप्ट ठीक लगेगी तभी। और बॉलीवुड उन्हें काफी बार ऐसे ऑफर्स भी दे चुका है। तो अब नानी की अपकमिंग फिल्मों की बात करते हैं। द पैराडाइज, नानी की इस अपकमिंग फिल्म का क्या ही बवाल पोस्टर आया था, जहाँ पीछे पंख लगे हुए थे और नानी ने चोटी बना रखी। इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट करेंगे और नानी ने इस फिल्म को इंडिया मैड मैक्स भी बताया है। फिल्म को मार्च 26, 2026 में रिलीज करने का प्लान है। एस राजा मौली महाभारत। अब जैसा कि मैंने बताया कि सालों बाद राजा मौली एक बार फिर से नानी के साथ एक फिल्म अनाउंस कर चुके हैं और वो है ग्रैंड एपिक महाभारत। एक्चुअली राजा मौली ने खुद इसकी अनाउंसमेंट हिट 3 के इवेंट पे की थी। इसके अलावा सुजीत के साथ भी नानी की एक अनटाइटन फिल्म अनाउंस हुई थी। वहीं शैलेश कोलोनू के साथ कॉमेडी फिल्म भी अनाउंस हुई थी। तो भाई ये थी नानी की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट। और हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, नानी किस डायरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर बनने निकले थे? सेकंड, नानी ने किस फिल्म में तमिल डेब्यू किया था? थर्ड, नानी की प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है? तो आंसर्स जरूर देना क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर काम करने का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।